तो जी चैप्टर नंबर 16 मेरे साथ चलना। मैं ना आपको ये सारा चैप्टर डिस्कस करता हूं, जहां जहां बातें पहले हो गई हैं वो साथ साथ बताता रहूंगा। चैप्टर नंबर 16। अच्छा, अब हम बात क्या करने लगे? आईटी जनरल कंट्रोल। पहले तो ये बात समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। सर दो तरह की चीजें हैं, एक जनरल कंट्रोल्स हैं और एक एप्लीकेशन कंट्रोल है। मैंने पहले ही इसीलिए आपको कल कंट्रोल बड़ी ध्यान से समझा दिया था। क्या ज़हन में है? यस और नो? रिस्क के जवाब में जो आप अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कंट्रोल है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक जनरल कंट्रोल और एक एप्लीकेशन कंट्रोल। सर जी ये मोबाइल मेरे पास है, जनरल कंट्रोल क्या है? मैं इसको आग से बचाऊं, मैं इसको पानी से बचाऊं, मैं इसको चोरी से बचाऊं, मैं इसको टूटने से बचाऊं, कोई बंदा आके इसको अनऑथराइज एक्सेस करना चाह रहा है डाटा को, मैं उससे बचाऊं, मेरा इस मोबाइल में जो डाटा पड़ा है वो कोई दूसरा एक्सेस ना कर ले, मैं उससे बचाऊं, मेरे मोबाइल में जो डाटा पड़ा है इसमें कोई तब्दीली ना आ जाए, मैं उससे बचाऊं, मेरी फैमिली पिक्चर कोई दूसरा ना देखे, मैं इस यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारे जनरल कंट्रोल्स हैं, ये जनरल कंट्रोल्स हैं। इसके ऑपोजिट एक चीज है जिसको कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल्स वो कंट्रोल होते हैं जो स्पेसिफिक किसी ऐप के होते हैं। मिसाल के तौर पे इसी के अंदर बैंकिंग ऐप है, या जैज कैश कह देता हूं, वो तो सारे यूज करते हैं। इसी के अंदर एक जैज कैश है। आपको पता है जैज कैश को खोलने के लिए पहले पासवर्ड लगाना पड़ता है, यस और नो? अच्छा चलो अभी ये यहां तक पहुंच गए तो एक और बात बता दूं। सर जी एक होता है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। ये लफ्ज आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब सुन लें। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। आप अभी अपने मोबाइल में फेसबुक खोलिए, जब आप फेसबुक खोलेंगे फौरन फेसबुक खुल जाएगा और आप उसे देखने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी आपने मोबाइल में जैज कैश खोलेंगे तो जैज कैश नहीं खुलेगा, पहले पासवर्ड मांगेगा। भाई फेसबुक पे भी तो पासवर्ड लगता है, व्हाट्सएप पर भी तो पासवर्ड लगता है, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर वो बार बार पासवर्ड नहीं मांगता, जैज कैश में वो बार बार पासवर्ड मांगता है। क्यों? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की वजह से। जैज कैश और बैंकिंग एप्स ऐसी एप्स होती हैं जो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और वो कहते हैं कि हर बार जब आप लॉगिन करेंगे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। इसके बरक्स जो अदर एप्स होती हैं उसमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। समझ आ रही है? इसको कहते हैं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। सर जी अब वापस आ जाइए, जैज कैश के अंदर जो कंट्रोल्स हैं ये एप्लीकेशन कंट्रोल है। सर जी आपके अकाउंट में है 5,000 रुपए, आप 7,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर ये इनपुट पे कंट्रोल है, प्रोसेसिंग पर कंट्रोल्स होता है। इस ऐप के अंदर इनपुट पे कंट्रोल होता है, प्रोसेसिंग पर कंट्रोल्स होते हैं, क्या कहते हैं, आउटपुट पे कंट्रोल्स होते हैं, स्टोरेज पर कंट्रोल्स होते हैं। ये जो सारे कंट्रोल एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं ना, इसको कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। और हम इस चैप्टर में इसकी बात नहीं कर रहे, हम इस चैप्टर में इसकी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल कंट्रोल्स। समझ गए? मैंने असल में एप्लीकेशन कंट्रोल इसलिए बताया कि यार इसको तो फारिग करो ना, इसको साइड पे करो। अब हम बाकी चीज की तरफ देखते हैं। अब एप्लीकेशन के अलावा जो भी बात है वो सारी की सारी आपसे रेलेवेंट है, और वो पीछे क्या रह जाता है? जनरल कंट्रोल्स रह जाते हैं। जनरल कंट्रोल्स रह जाते हैं। जनरल कंट्रोल्स में आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स भी शामिल है। ये बेसिकली जनरल कंट्रोल्स वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि आईटी सिस्टम आपका सिक्योर रहे, रिलायबल रहे और एक्यूरेट रहे। आईटी सिस्टम आपका सिक्योर, रिलायबल और एक्यूरेट रहे। सर ये बेसिकली वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जो आईटी सिस्टम को प्रोटेक्ट रखते हैं, प्रोटेक्ट रखने के लिए होते हैं। सर अच्छा जी, की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटीजीसी
ITGC, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। क्या मकसद है? अभी मैंने यही बातें आपको बताई, रिपीट हो रही हैं। सर आप चाहते हैं ना कि आपका डाटा इंटेग्रल रहे, अभी पढ़ा यस और नो? सर जी डाटा में कोई तब्दीली ना आए। सर जी मेंटेन सिस्टम अवेलेबिलिटी, अभी पढ़ा यस और नो? सर जी इसको कहते हैं बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान। सर जी उसके बाद आ गया सेफ गार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। सर कोई अनऑथोराइज्ड बंदा एक्सेस ना करे, यही है ना सर? अनऑथोराइज्ड बंदा एक्सेस ना कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? एनक्रिप्शन, पासवर्ड, स्टाफ ट्रेनिंग। ठीक हो गया। उसके बाद चौथी बात आ गई सपोर्ट कंप्लायंस। सर मैंने इसीलिए आज का दिन जब पढ़ाया तो काम शुरू कहां से किया? रिस्क कौन से हैं? असल में यार जो सारे रिस्क है ना उसी को कवर करने के लिए ही कंट्रोल्स होते हैं। ठीक हो गया। जो रिस्क है उसी को कवर करने के लिए कंट्रोल्स होते हैं। मैंने इसीलिए बेस ही बनाई थी कि रिस्क कौन कौन से हैं। आप गौर कीजिए, क्या इस बात का रिस्क मैंने बताया था कि भाई लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस ना हो जाए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, आपके खिलाफ केस ना हो जाए, आपकी इदारे का नाम खराब ना हो जाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वही क्या है? सपोर्ट कंप्लायंस है। सर जी मैं फिर कह रहा हूं इंशाल्लाह कल मैंने इस एरिया को कंप्लीट करना है। और अगर आप लोग रिसेप्टिव रहे इस तरह, और अब मुझे लगा कि यार मुझे आप लोगों को डिटेल से ज़्यादा, जिस डिटेल में मैं इस वक्त चल रहा हूँ ये डिटेल मेरी प्लानिंग से थोड़ी सी ज़्यादा है। अच्छा अगर मुझे लगा कि आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैंने दरमियान में एक मार्जिन रखा हुआ है संडे वाली क्लास का, संडे वाले दिन ऑफ रखा हुआ है। अगर अब मुझे लगा कि आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं इस डिटेल से तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि संडे वाली क्लास ऑन कर दें ताकि हम अपना सेशन भी टाइमली क्लोज करें और आप लोग मैक्सिमम डिटेल भी एक्सप्लोर कर सकें। अच्छा उसमें लॉज एंड रेगुलेशन में कंप्लायंस की बात आपके साथ कर रहा था कि सर कंप्लायंस बड़ी जरूरी है। और रिस्क किस बात का होता है? इस बात का रिस्क होता है कि आप लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई ना करके लीगल पेनल्टी फेस करें, अदालतों के चक्कर लगें, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस ना पूरे होने के चक्कर में आपको आपका मतलब अखबार में इश्तेहार चल रहा हो कि इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, रेपुटेशन भी खराब हो गई, फाइन पेनल्टी भी देनी पड़ गई, इदारे की तवज्जो, इदारे की क्या कहते हैं लिटिगेशन में वो हम पड़ गए। और सर समझ आ रही है? ये सारे रिस्क होते हैं। इसी के लिए ही जनरल कंट्रोल्स कहता है कि भाईजान हमने लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस लाजमी करनी। सर रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा और रिस्क मैनेजमेंट में उसने कहा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर डाटा इंटेग्रिटी, बता दिया, अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, सेफगार्ड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सपोर्ट कंप्लायंस। क्या ये चारों बातें हो गई है? यस और नो? ओरिजिनली मैंने ये वाली स्लाइड करानी थी रिवीजन में, मगर मैं देख रहा था कि मुझे लगा कि आप लोगों को मैं मैक्सिमम डिटेल बता दूं, इसलिए साथ लेके चल रहा हूं। सर जी इंपॉर्टेंस, क्या अहमियत है? सर फिर वही सारी बातें घूम फिर के, फिर वही सारी बातें घूम फिर। मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह जब हम इस रिस्क के चैप्टर को कवर करेंगे ना सारे चारों को, उसके बाद मैं आपको 36 बातें बताऊंगा और मैं आपको कहूंगा कि यार अब मुझे अगली बात बताओ। घूम फिर के वही वाली बातें मुख्तलिफ अंदाज से कही है। रिस्क रिडक्शन क्या है? अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर सके, पढ़ा दिया हुआ है। फाइनेंशियल रिलायबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल डाटा से एक्यूरेट हो ताकि हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी वाली बात भी पहले पढ़ा दी है, ट्रस्ट एंड रेपुटेशन वाली बात भी पढ़ा दी है, सपोर्ट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। सर जी जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते थे उसमें ये वाली बात भी थी कि नई न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना। जब हम ये बात कर रहे थे कि एजिलिटी की बात, एजाइल की बात की है ना, वो यही था सर। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस, 6 बातों में से 6 की 6 बातें वो हैं जो इससे पहले आप
कर चुके हैं और रिपीट हो रही हैं। बस चाह ये रहा हूं कि आप पिक करते रहे नई बात कौन सी है और रिपीट कौन सी है, ताकि उसके बाद आप अकॉर्डिंगली उस पर जान मारे। सर जी रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कल पढ़ाया ना सर जी, देखना जरा अब उसने रिस्क मैनेजमेंट में क्या बात की है। अच्छा जरा एक बार पहले हम की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बात की कंपोनेंट्स। हाँ ये 5 बातें नहीं है, सिर्फ अंदाज नया है, शायद बातें वही पुरानी हम कर रहे होंगे। सर जी की कंपोनेंट्स ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल, इसमें से सवाल आना है। जनरल आईटी कंट्रोल के की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अगर मैं जनरल आईटी कंट्रोल की बात करूं उसके 5 हिस्से कौन कौन से हैं अहम। सबसे पहले क्या है उसने कहा, एक्सेस कंट्रोल। सर एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है? कोई अनऑथराइज बंदा हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, कोई अनऑथराइज बंदा हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं करेगा। हम अनऑथराइज बंदे को रोकने के लिए बायोमेट्रिक लगाएंगे, हम कैमरास लगाएंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करेंगे जो इंश्योर करेगा कि कोई अनऑथराइज बंदा ना आए। सर जी किसको कौन सी एक्सेस देनी है? सर जी वो कहता है रोल बेस्ड एक्सेस देनी है। अच्छा एक तरफ तो ये जो मैं बात कर रहा था इससे पहले एक्सेस कंट्रोल की, ये था फिजिकल एक्सेस। अब जरा मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं, जिस एक्सेस की इस वक्त ये बात कर रहा है ये है लॉजिकल एक्सेस। सर जी लॉजिकल एक्सेस का मतलब है कि आप सिस्टम के अंदर घुसने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ये लॉजिकल एक्सेस है। सर जी किस बंदे को कितनी एक्सेस मिलनी है ये डिपेंड करता है कि उसका रोल कौन सा है, जिसका जो रोल होगा उसके मुताबिक उसको एक्सेस मिलेगी। हाँ प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वीआईपी एक्सेस मिलनी है, यार पढ़ाया ना प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, उसको कैसे मैनेज करना है याद रखिएगा। मैंने बार बार कहा जिस बंदे को प्रिविलेज एक्सेस मिलती है ना वो क्या करता है, जिस बंदे को प्रिविलेज एक्सेस मिलती है उसकी बड़ी ध्यान से मॉनिटरिंग होती है, और समझ रहे हो उसकी बड़ी ध्यान से मॉनिटरिंग होती है। कंट्रोल्स एंड मॉनिटर यूजर विद हाई लेवल एक्सेस लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट मिसयूज। दे इंक्लूड लॉगिंग एक्टिविटीज, लिमिटिंग एक्सेस टाइम एंड यूज सेपरेट एडमिन अकाउंट। सर जी बाज़ औक़ात तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेस, मिसाल के तौर पे अब मेरी ये भी बात समझना, ये प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट में एक की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। सर जी फॉर एग्जांपल आतिफ साहब हैं, आतिफ साहब को तो पूरे एसबीआई की एक्सेस मिलेगी, यस और नो? उसके लिए पता है उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? सर बजाय इसके कि उन्हें एक ही लॉगिन देकर पूरी एक्सेस दे दें जिसमें रिस्क हो, हम क्या करते हैं, हम एकेडमिक्स की एक्सेस के लिए एक अलहदा लॉगिन बनाया हुआ है और मैनेजमेंट की एक्सेस के लिए एक अलहदा लॉगिन बनाया हुआ है। उस सारी एक्सेस को ब्रेक कर दिया 2-3 हिस्सों में, 2-3 अकाउंट्स में। पॉइंट समझ आ रहा है? मिसाल के तौर पे उसका फायदा क्या होगा, अगर कोई बंदा उनका लॉगिन हैक करता है और एक्सेस लेता है तो वो सारा कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा, एक लिमिटेड हद तक एक्सेस कर पाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सारे घर को एक चाबी लगाने की बजाय आपने क्या किया हुआ है, 2 दरवाजे लगा दिए, घर को 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 चाबियां लगती हैं अलग-अलग। समझ आ रहा है? सर जी इसको कहते हैं, ये प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट है। और ये वाली बात तो मैंने बता दी कि भैया इस तरह के वीआईपी जो अकाउंट होते हैं इनकी मॉनिटरिंग लाजमी होती है, क्योंकि इनके अनऑथराइज एक्सेस के चांसेस भी, रिस्क भी ज्यादा होते हैं। अच्छा जी चेंज मैनेजमेंट आ गया। अब जरा चेंज मैनेजमेंट को दूसरे अंदाज से देखो। सर हमने एक चेंज करना है सॉफ्टवेयर में, तो ऐसा नहीं है कि मेरा दिल चाहा चेंज करना है और मैं चेंज कर दूंगा। सबसे पहले चेंज क्यों की जा रही है ये देखा जाता है, फिर चेंज अप्रूव कौन कर रहा है ये देखा जाता है, चेंज अप्रूव होने के बाद सिस्टम पर चेंज की जाती है, किसने की, कब की, क्यों की, और किसने इस चेंज को होते हुए चेक किया,
और फिर उसके बाद जब ये चेंज हो जाती है तो फौरन देखते हैं कि यार इस चेंज की वजह से कोई और नुकसान तो नहीं हो गया, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं बन गई, तो उसको भी देखा जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर में जब भी टेस्टिंग होती है तो 3 तरह की टेस्टिंग होती है। एक होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब है एक चीज को चेक करना। दूसरी होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी मिसाल के तौर पे एचआर का मॉड्यूल अलग है, सेल्स का मॉड्यूल अलग है, मार्केटिंग का मॉड्यूल अलग है, परचेज का मॉड्यूल अलग है। अब ये 4 मॉड्यूल अलग है, तो जब हमने टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले एक अलहदा मॉड्यूल को पूरा चेक करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अच्छा, ये सारे मॉड्यूल को अलग-अलग चेक करने के बाद फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन चेक करनी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसके जोड़ ठीक लगे हुए हैं? वो जोड़ समझ आ रहा है? इंटीग्रेशन चेकिंग करनी है। फिर उसके बाद यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग 3 तरह की होती है। अलग-अलग यूनिट ठीक काम करे, आपस में जोड़ ठीक जुड़ गए, और तीसरा यूजर, क्या यूजर राजी है अल्टीमेटली जिसके लिए किया है? तो सर चेंज अप्रूवल प्रोसेस, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, और तीसरा, अच्छा अब ये आखिरी बात सुन लो, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? सर जो भी चेकिंग हुई है ना, दैट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। चेंज डॉक्यूमेंट होनी चाहिए आगे आने वालों के लिए। भाई बाद में आने वालों को पता हो कि सॉफ्टवेयर में ये वाली चेंज कब हुई थी, क्यों हुई थी, किसने की थी, किसने इसको चेक किया था, किस वक्त चेक किया था। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है सारी सिस्टम मॉडिफिकेशन। सर जी अगला आ गया आईटी ऑपरेशन कंट्रोल। सर जी ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब है इदारे के लिए सबसे क्रूशियल ये होता है कि उसकी मशीन चलती रहे, तो पैसे आने होते हैं मशीन से। सर मेरी बात सुने, जो टेक्सटाइल मिल है उसकी मशीन चल रही है, कपड़ा बन रहा है, तो वो पैसे कमा रही है। हमारा इदारा एसबीआई, इसकी क्लासेस हो रही हैं, हम पैसे कमा रहे हैं। अगर आईटी की वजह से ये क्लास रुक जाए तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है। वो कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऑपरेशंस कंटिन्यू रहने चाहिए। हमें आईटी तब जहर लगती है जब आईटी की वजह से हमारी मशीन रुक जाती है। हमने आईटी को इतना चौकस रखना है कि हमारे ऑपरेशंस मुतासिर ना हो। सर जी अब आप मेरी बात सुने, अब आप सोचें जो बंदा काम ही वेबसाइट पे करता है, जिस बंदे की सेल ही सारी ऑनलाइन है, उसके लिए आईटी कितनी क्रूशियल हो गई। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अभी देखें इस वक्त भी कल की जो क्लास हुई है उसमें जितने बच्चे फिजिकल थे तकरीबन 4 टाइम्स ऑनलाइन थे। ठीक हो गया। अब इसका मतलब यह है कि, और मैं YouTube वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने वीडियो बाद में देखी है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो लाइव थे। इसका मतलब ये कि मेरे ऑपरेशंस के लिए ये आईटी क्या हो गई है, बहुत क्रूशियल हो गई है। मुझे इसको साथ लेके चलना है। सर जी वो ये कह रहा है कि मेरे ऑपरेशंस नहीं खत्म होने चाहिए, मेरे ऑपरेशंस खराब नहीं होने चाहिए। इसी ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए क्या किया, मिसाल दे देता हूं, वैसे ऐसा है नहीं किया, ये कि मैंने जो इंटरनेट डिवाइस है ना उसको यूपीएस के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि मेरा लाइट जाने की वजह से मेरा इंटरनेट बंद ना हो और मेरा ऑनलाइन बच्चों के साथ कनेक्शन खत्म। वही समझ गए हो ना? समझ लो यार, मिसाल ले लो। ठीक है, लो सर, बैकअप जरूरी है, रिकवरी जरूरी है। सर जी ये वाली डिवाइस, अगर अभी ये डिवाइस जल जाए तो अगले 5 मिनट बाद मैं अपना लेक्चर यहीं से ही कंटिन्यू कर दूंगा, मेरे पास दूसरी डिवाइस भी और सारा बैकअप भी मौजूद है। सर ये मोबाइल, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, एक साहब आए, उनने मेरे हाथ से मोबाइल छीना और उस तरह दौड़ लगा दी। मैं भी उनके पीछे भागा हूं, लेकिन उनकी रफ्तार तेज थी। ठीक हो गया, मोबाइल चला गया। अब मैंने देखा अब इसका क्या करना। मैं पुलिस दफ्तर गया, थाने गया, उनको कहा जी, उन्होंने कहा जी एफआईआर दर्ज करें, कल सुबह आप 9 बजे आए और यहाँ पर जब 9 बजे आएंगे बैठेंगे, फिर हम आपको बुलाएंगे, फिर कोई तफ्तीशी बंदा जो है ना वो पॉइंट करेंगे,
फिर मैं अगले दिन आया तो उसने कहा जी वो बंदा तो अभी तक नहीं आया, वो बंदा मसरूफ है। अच्छा जी, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैंने फ़ोन पे बात की कि इमरान साहब ठीक ठाक हैं। उन्होंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैंने सोचा यार ये जितनी देर में मैंने इसकी FIR दर्ज करवा दी है कि यार कोई दूसरा बंदा उसको मिसयूज करे तो वो ये ना समझा जाएगा ये मैंने किया है, मेरे पास उसकी एक एविडेंस हो। मैंने उसी वक्त उसको छोड़ा, वहाँ से सीधा फीस सेंटर किया, अगला मोबाइल लिया, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला और उसको सारा डाटा जो मेरा G ड्राइव पर था वो बैकअप कर लिया। अगले 10 मिनट बाद मैं व्हाट्सएप पर वैसे ही कम्युनिकेट कर रहा था जैसे मैं पहले करता था। ये किस वजह से मुमकिन हुआ? बैकअप की वजह से मुमकिन हुआ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आपको क्या लगता है अगर बैंक का सिस्टम फेलियर हो जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब बैकअप मौजूद होगा, वहां से सिस्टम को कनेक्ट करेंगे और आपकी ट्रांजैक्शन वैसे ही चलती रहेंगी। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, बैकअप एंड रिकवरी की बात आ गई। इंसिडेंट मैनेजमेंट हुई भी बात ये वाली। सर जी इंसिडेंट मैनेजमेंट, कोई भी इंसिडेंट हो जाए उसको आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना और रिजॉल्व करना। फिर उसके बाद है सिस्टम मॉनिटरिंग। सर जी सिस्टम मॉनिटरिंग क्या है? आप सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करेंगे कहीं कोई खराबी तो नहीं हो रही। असल में IT ऑपरेशन कंट्रोल का ये मतलब है कि आपके ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूसली चलते रहे। मेरा व्हाट्सएप मेरे ऑपरेशंस का हिस्सा है, मेरे जॉब का हिस्सा है, मेरे काम का हिस्सा है। ये सिस्टम मेरे काम का हिस्सा है, इसलिए हमने मेक श्योर करना होता है कि इसको रिडंडेंट करें, इसकी डुप्लीकेशन अपने पास रखें ताकि कोई मसला हो तो मेरे ऑपरेशन मुतासिर ना हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास बैकअप मौजूद ना हो डाटे का और इस डिवाइस का, और मेरा ये लैपटॉप गिरकर टूट जाए और मैं कहूं कि मैं बाकी अगले सेशन में पढ़ाऊंगा, दोबारा से सारी स्लाइड बनानी पड़ेगी। तो यार है ना अजीब बात। सर जी ऐसा नहीं हो सकता। प्रोग्राम डेवलपमेंट के कंट्रोल है। सर जी प्रोग्राम डेवलपमेंट की पूरी चैप्टर नंबर 8 में बड़ी डिटेल से बताया उसने कि ERP डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं। अभी वो नहीं पढ़नी, अभी तो सिर्फ वो कह रहा है कि जी कंट्रोल्स कौन से हैं। सबसे पहली बात ये है, जितनी जितनी अहम बातें हैं कनेक्टेड वो मैं साथ कराता चलूं, जिंदगी का कोई पता नहीं। सर जी सबसे पहली बात है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें, आपके सिस्टम की, मौजूदा सिस्टम की, आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है और आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा है और नया सिस्टम आने से क्या वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? बेस जड़ ये है। सिस्टम ERP में भी मैंने यही पढ़ाना है, लेकिन यार जितना जरूरी है मेरा दिल चाहता है मैं पढ़ा दूं। लो सर एक तरफ देखो मेरा भाई, आपका करंट सिस्टम है और आपकी ऑब्जेक्टिव्स है। रिक्वायरमेंट से कहना चाहिए आपका करंट सिस्टम आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहा है, इसमें क्या मौजूद होता है? गैप मौजूद होता है। तभी आप कहते हैं ना कि मुझे नया सॉफ्टवेयर चाहिए। ये इस गैप को एनालाइज किया जाता है, इसको कहते हैं गैप एनालिसिस। और गैप एनालिसिस करने के बाद फिर हम किस तरफ आते हैं? फिर हम देखते हैं कि यार अब हम हमारे सिस्टम ने जो न्यू सिस्टम है, जो प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, क्या वो बिजनेस रिक्वायरमेंट को किस तरह पूरा करेगा। ये होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अगला स्टेप क्या है? कोड रिव्यू। कोड रिव्यू का क्या मतलब है? सर सिस्टम को लिखने के लिए कोडिंग की जाती है, और कोडिंग कौन रिव्यू करेगा? जो खुद कोडर होगा। यार वो तो जाहिर ही बात है ना। वो कहता है पीयर रिव्यू कोड आइडेंटिफाई। जो पीयर, जो उसके साथ वाला बंदा है, नक्शा ठीक बना या नहीं बना ये दूसरा नक्शा बनाने वाला ही बेहतर बता सकता है। इसी तरह कोडिंग ठीक हुई है या नहीं हुई, वो उसका पीयर ही बेहतर बताता है कि ये कोडिंग ठीक हुई है या नहीं हुई। तीसरा होता है टेस्टिंग। मैंने आपको अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले, टेस्टिंग होती है 3 तरह की, बताया था सर? ओए हाँ ना करो यार। एक यूनिट टेस्टिंग होती है, एक इंटीग्रेशन होती है, और एक बड़ी डिटेल से मैंने ये तीनों बातें बताई। डन है सर?
इतना खाना कर दे बंदे को पता चले कि जिंदा ही है सारे। सर 5वीं बात करने लगा हूं फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स, अब यहां पर फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल करना। इससे पहले भी एक्सेस कंट्रोल की बात आई है, वो लॉजिकल थी, ये फिजिकल है। फिजिकल एक्सेस का मतलब है डोर लॉक, फिजिकल एक्सेस का मतलब है बायोमेट्रिक, फिजिकल एक्सेस का मतलब है कैमरास, फिजिकल एक्सेस का मतलब है सिक्योरिटी गार्ड। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, एनवायरमेंटल कंट्रोल, सर जलजिला, आंधी, तूफान, बारिश, पानी, सैलाब, और क्या हो सकता है? पावर, यस, फ्लक्चुएशन, पावर सर्ज कहते हैं असल में फ्लक्चुएशन को। ये सारी बातें उसने कहा। पावर सर्ज के लिए यूपीएस है, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर कंट्रोल है, जिसको बोलते हैं ये जो थर्मोस्टेट, यस। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? फायर के लिए क्या है? फायर सप्रेशन, फायर को दबाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर और अलार्म सिस्टम वगैरह। सर्वेलेंस क्या है? सर निगरानी। सर्वेलेंस असल में तो उर्दू लफ्ज क्या है, इसका मतलब निगरानी। सर्वेलेंस सीसीटीवी या अलार्म टू मॉनिटर फैसिलिटी एंड अलर्ट सिक्योरिटी। लो सर, मैंने आपको 5 बातें बता दी। क्या ये बातें आपको हजम हो गई? यस और नो? लो सर आगे आओ। रिस्क असेसमेंट अब है, इंप्लीमेंट कैसे, इसको लागू कैसे करना है। अब मेरी बात आराम से सुनना। मुझे ये रिस्क है कि एसबीआई में चोरी ना हो जाए। मैं इसके लिए क्या करता हूं? पूरा नक्शा बनाता हूं और देखता हूं कि यार यहां पर पार्किंग है, यहां पर बाइक्स आ रही हैं, यहां पर भी बाइक है, ये मेन दरवाजा है, यहां पर एक गली है, पीछे रूम नंबर 4 है, यहां पर एक एंट्रेंस है, एक यहां पर रूम नंबर 3 है। ऐसे ही है, सारा नक्शा मैंने बना लिया। यहां पर मैं देखता हूं यार, एक अगर गार्ड यहां पर बैठा हो ना वॉशरूमों के ऊपर, तो बड़ी कमाल जगह है, सारा देखेगा इधर उधर कोई और आ तो नहीं रहा। ये मैंने क्या कर लिया है? ये मैंने डिजाइन किया, नक्शा बनाया ना आपके सामने, अभी मैंने सिर्फ डिजाइन किया। अगला स्टेप है इंप्लीमेंट करने का। इंप्लीमेंट का क्या मतलब है भाई? उसको गन देकर, यूनिफॉर्म पहनाकर, वहां पे कुर्सी रख के उसको वहां पर बिठाना है बकायदा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग देनी है कि आपने अपना मुंह किस तरफ रखना है, किस तरफ देखना है, कहां से हमला हो सकता है, कैसे अपने आप को एक्टिव रखना है। यार समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद लास्ट आ गया, और फिर हमने वहां पे जो कैमरा लगाया उससे देखना भी कि जो हमने इसको इंस्ट्रक्ट किया था उस तरह क्या सिक्योरिटी हो रही है या नहीं हो रही। सर जी बात मैंने कर दी, पूरा टॉपिक यही है सर। रिस्क असेस करना, रिस्क को कंट्रोल करना, इंप्लीमेंट करना, अवेयरनेस और ट्रेनिंग, और उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। सर रिस्क को असेस करने में हमने क्या किया? हमने कहा रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा रिस्क है, साइबर रिस्क है, फिजिकल रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है, कंप्लायंस है। और यार अब तो रिस्क की टाइप्स आप बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हो। सर जी फिजिकल, इसने एक नहीं लिखा, एनवायरमेंटल भी लिख देता। इसने ना असल में डिजास्टर लिख दिया यहीं पे। सर यहां पर एक काफी बड़ा चैलेंज ये है कि चूंकि बातें काफी रिपीट हो रही हैं और जालिम ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से सेम बातें लिखी, उसकी वजह से एक ही बात बंदा जब 4 अलग-अलग जगहों पर 4 अलग-अलग तरीकों से पढ़ता है, वो गलती होती है सर। और सर समझ आ रहा है? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमने इसको एक बार सबको इकट्ठा जरूर करना है, और लेकिन वो जरूरी तब है जब मैं एक बार पूरा ये पढ़ा चुका हूं। तो इंशाल्लाह इसके अंदर एनवायरमेंटल की बात भी आनी चाहिए थी और थर्ड पार्टी की बात भी आ जानी चाहिए थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ गया एनालाइजिंग वर्नरेबिलिटीज। वर्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? वीकनेस,
ठीक हो गया सर। इसमें जेंडर का इशू नहीं है, जनरल बात हो रही है। एनालाइजिंग वल्नरेबिलिटी। सर जी, नेक्स्ट वीकनेस इन आईटी सिस्टम आर एनालाइज्ड सच एज। सर जी, आपने वीकनेस देखनी। अच्छा, सिस्टम में क्या वीकनेस हो सकती है? आपका सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो सकता है, इसमें वीक एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं, इसमें लैक ऑफ एनक्रिप्शन हो सकती है, और इसमें अनपैच सिस्टम हो सकता है। यानी आपका सॉफ्टवेयर आउटडेट है, आपके जो कंट्रोल्स हैं वो आउटडेट हैं, वीक हैं, आप एनक्रिप्शन नहीं कर रहे, अनऑथराइज बंदा डाटा एक्सेस कर लेगा तो सब कुछ रीड कर लेगा, आपका सिस्टम अनपैक्ड है। कहता है आप जब सिस्टम अनपैक्ड होता है तो आपको पैच इंस्टॉल करके उसको सेट करना होता है ताकि आपका सॉफ्टवेयर स्मूथ हो जाए और जो सिक्योरिटी वीकनेस है वो कवर हो जाए। सर समझ आ रहा है? ये 4 चीजें एनालाइजिंग वल्नरेबिलिटीज में आ रहा है। डन हो गया सर जी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, और अब तीसरी बात है असेसिंग इंपैक्ट। हमने इंपैक्ट को असेस करना, इंपैक्ट को असेस करना। सर क्या नुकसान होगा अगर ये काम हो गया? फाइनेंशियल लॉस, ऑपरेशनल डिसरप्शन, रेपुटेशनल डैमेज। सर आपने ये सारी चीजें देखनी है। सर आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, आपके कस्टमर आप पर एतमाद नहीं करेंगे, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये इंपैक्ट। अभी तक सिर्फ मैंने आपको रिस्क की बात बताई है, हालांकि यही रिस्क जालिम ने एक जगह पर लिखा हुआ था और उसके 4 स्टेप्स की बात की हुई थी, याद है? सर ये फिर वही वाली बात है, लेकिन यहां पर उसने उसको ऑल टुगेदर एक दूसरे तरीके से कहा है। आपको एक ही बार एक तगड़ी बात याद रखनी है और उसको रिलेट करना है सारी जगहों पर। बार बार एक ही बात याद करने से आपका दिमाग जो है वो परेशानी में ज्यादा रहेगा। ठीक है, जितना चल रहा है वो तो है ही है, परेशान हो जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कंट्रोल डिजाइन। सर कंट्रोल डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो अब आपने, यार टॉपिक आ गया बड़े मजे का, इसको पढ़ाना पड़ेगा सर। मैं कल भी आपको ये बताने लगा था, फिर मैं रुक गया, मैंने कहा यार कल बताऊंगा। सब कुछ ये एक ही दिन थोड़ी बता देना है सर। एक होता है कंट्रोल्स, 3 तरह के होते हैं सर। प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल जो गलती होने ही ना दे, डिटेक्टिव कंट्रोल जो गलती जब हो रही हो तो उसे डिटेक्ट कर ले, और करेक्टिव कंट्रोल जो गलती होने के बाद उसको ठीक करे। सर जी आप सब लोगों ने ठंड के मौसम में ये जो गर्म जैकेटें पहनी हुई हैं, ये असल में इसलिए ताकि आपको बुखार ना हो, तबीयत खराब ना हो। यस और नो? ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। अच्छा, अगर आपको खांसी आने लग गई है और आपने थर्मामीटर लगाया है रेलिवेंट जगह पे ताकि आप टेम्परेचर नोट कर सकें, ठीक है, वो थर्मामीटर से आपने टेम्परेचर देखा है, ये कौन सा कंट्रोल है? तो बताओ ना, और निकल आओ बाहर यार। डिटेक्टिव है सर, उससे टेम्परेचर पता चल रहा है ना, ये डिटेक्टिव है। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने आपको टीका लगा दिया, ये कौन सा कंट्रोल है सर? ये करेक्टिव कंट्रोल है। ठीक हो गया? तो भाई एक है प्रिवेंटिव, एक है डिटेक्टिव, एक है करेक्टिव। थोड़ा सा हम इससे करीब आईटी की तरफ करीब आ रहे हैं, एक स्टेप और। अच्छा जनाब, हमने एक फैक्ट्री में मैं ऑडिट करने गया तो वहां पर हमने देखा कि उसने 3 वो ना शीशा बनाने वाली फैक्ट्री थी, वहां पे शीशा बन रहा था। तो हमें पता चला कि शीशा जो है वो काफी आग बहुत तेजी से पकड़ लेता है, वो रॉ मटेरियल जिससे शीशा बन रहा होता है। तो हम उस फैक्ट्री के काफी दूर ही थे कि वहीं पे रोक के उन्होंने, हमारे जो साथ सीनियर थे उनकी जेब में सिगरेट वगैरह भी थी, तो उन्होंने सिगरेट लाइटर वगैरह सब ले लिया। फिर उन्होंने कहा यार सिगरेट तो दे दो, लाइटर रख लो। ठीक हो गया? वो बहरहाल उन्होंने वो लिया,
फिर उसके बाद उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, हम वहां पे अंदर गए तो ये जो इन्होंने हमें बाहर रोक के हमसे सिगरेट लिया है, ये कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव, ताकि आग लगे ही ना। वहां पर जब हम गए ना तो जगह जगह स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए थे। स्मोक डिटेक्टर बुनियादी तौर पे, या फायर डिटेक्टर, तो जब आग लगेगी तो अलार्म बोलने लग जाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये कौन सा कंट्रोल है? डिटेक्टिव कंट्रोल है। ठीक हो गया। फिर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, ये तो तब काम आते हैं जब आग लग जाती है, तो ये क्या है? करेक्टिव कंट्रोल है। ये जो फायर ब्रिगेड वाले जो नहीं आते, ये कौन सा कंट्रोल है? करेक्टिव कंट्रोल है। और सर समझ आ गई? तो भाई एक बात और मेरे ज़हन में आ रही है, मार्केटिंग हो जाए। सर जो ये जो एक आइटम है करछी का, क्या आइटम है वो यार, जो कहवा होता है, जोहर जोशानदा, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जोहर जोशानदा अपने बुखार होने का इंतजार ना करें, आप हर रोज एक जोहर जोशानदा जरूर पिए। वो कहते हैं, यानी अब हमारे काम की बात क्या है? वो कहते हैं ये करेक्टिव कंट्रोल नहीं है, ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। यानी ये आपके जिस्म को गर्म रखेगा, आपको बुखार होगा ही नहीं, ना कि आप बुखार का इंतजार करें फिर उसके बाद पिएंगे। ठीक हो गया? लो सर, ये क्या हो गया यार? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव समझ आ गया? यस और नो? वो कहते हैं भाई ये देखो, आमतौर पे प्रिवेंटिव कंट्रोल ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि इसकी वजह से नुकसान होता ही नहीं है सर, उससे पहले ही मसला हल हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आईटी का टच दे दूं, तीसरी लेयर है इसमें सर, एक्सेस कंट्रोल जो है ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। सर एक्सेस कंट्रोल क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है। सर फायरवॉल जो नेटवर्क में डाटा को अंदर ही नहीं आने दे रहा, प्रिवेंटिव कंट्रोल है। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है। अच्छा, अब देखिएगा डिटेक्टिव कंट्रोल। ये जब आप कोई एंट्री करते हैं और वो एक अलर्ट दे देता है कि ये वैलिड नहीं है, ये कौन सा है? सर ये डिटेक्टिव कंट्रोल है। और सर ये जो आपने बैकअप रखा होता है, ये कब काम आता है? जब सिस्टम फेलियर हो जाए। सर ये जो हमारे पास जनरेटर पड़ा हुआ है, ये करेक्टिव कंट्रोल है, जब लाइट जाएगी तब काम आएगा। यस और नो? तो सर ये जो बैकअप होता है ये करेक्टिव कंट्रोल होता है। सर समझ गए? सर आगे चलते हैं। सर ये अगली बात वो ये कहता है कंट्रोल डिजाइनिंग की, कि आपका जो भी कंट्रोल है दैट शुड बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। आपका कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ इन लाइन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? यार जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है आपके आईटी डिपार्टमेंट का और आपके आईटी रिस्क मैनेजमेंट का भी वही टारगेट होना चाहिए, दैट शुड बी इन लाइन विद द। सर जाहिर बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जनाब आपका डाटा सिक्योर रहेगा, तो फिर आपके आईटी डिपार्टमेंट को भी इंश्योर करना है कि आप डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी आपके जो कंट्रोल्स हैं दैट शुड बी इन लाइन विद द पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। तीसरा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सर जी कंट्रोल तो बड़े बड़े अच्छे होते हैं, मगर पॉइंट ये है कि क्या आपको कॉस्ट बेनिफिट भी है? मेरे पास पड़ा हुआ है 5 लाख रुपया, मैंने एक बड़ी मजबूत अलमारी देखी है, ना उसको आग लगती है, ना उसकी कोडिंग, उसकी चाबी नहीं है, उसका कोड है, और वो भी कोई बंदा गैस नहीं कर सकता। वो अलमारी 6 लाख की है। तो क्या मुझे 5 लाख को महफूज रखने के लिए 6 लाख की अलमारी लेनी चाहिए? कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं है। सर जी आपको ये देखना होता है जो कंट्रोल मैं लगा रहा हूं, क्या वो मुझे बेनिफिट भी देगा या नहीं देगा। सर जी उसके बाद आ गया इम्प्लीमेंटेशन। अब ये तीसरा स्टेप है जहां पर मैं कंट्रोल को क्या कर रहा हूं, वो जो गार्ड जो मैंने एक्चुअली बिठाया है वहां पर, वो इम्प्लीमेंटेशन थी, यानी बाकायदा मैंने उसको लागू किया है। सर डिप्लॉय का मतलब भी ये होता है, डिप्लॉय का मतलब भी यही होता है सर, इंप्लीमेंट का मतलब भी ये होता है कि सर खाली बातें नहीं, बाकायदा लागू करना, बाकायदा कन्फिगर करना। आपका कल से टाइम इन और टाइम आउट लगेगा भाईजान, बता दिया आप सबको।
अब मैं कह के चला गया हूं तो कल कितों लगना टाइम इन और टाइम आउट, गलना ही करना। कब लगेगा? जब एक्चुअल में आपको एक यहां पर डिवाइस लगेगी और आपको क्या किया जाएगा, आपका थंब इंप्रेशन उसमें रिकॉर्ड, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। यार कल कॉन्फ़िगर की सारी बात हुई थी सर जी, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करेंगे, इस काबिल बनाएंगे कि वो आपका टाइम इन और टाइम आउट रिकॉर्ड करे। इसको कहते हैं डिप्लॉइंग कंट्रोल, डिप्लॉय करना कंट्रोल को। एंड नेटवर्क टू इनकॉर्पोरेट द सिलेक्टेड कंट्रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आईटी कंट्रोल, दिस में इन्वॉल्व सर जी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, सर आप एक्सेस परमिशंस को कॉन्फ़िगर करना और मॉनिटरिंग टूल्स को डिप्लॉय करना। यानी एक्चुअल में कैमरा सर्वेलेंस, कैमरा लगा हुआ है और वहां पर सब चीजों को देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। कैमरा इंस्टॉल होगा, कैमरे का सामने स्क्रीन पर जब डिस्प्ले आने लगा तब जाके वर्किंग शुरू होगी ना। क्या खाली कैमरा काफी है? नहीं भैया, कैमरे के साथ तार लगनी है, तार के साथ उसने तो सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है, फिर जाकर वहां पर डिस्प्ले आना है, फिर जाकर हमारा प्रोसेस मुकम्मल होना है। पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई डिप्लॉइंग मॉनिटरिंग टूल। फिर उसके बाद अगला आ गया चेंज मैनेजमेंट। सर जी चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? आपका सिस्टम पुराना था, अब आप नए सिस्टम को लागू करने लगे। इसमें ना अक्सर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम भी होती है और चेंज मैनेजमेंट असल में कहते हैं आप बेच पाओ। पुराने सिस्टम में लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, नया सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ, अब उन्हें काम करना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं ये सिस्टम ही बकवास है। अब आपने उन्हें कहना है, अब आपने उन्हें साबित करना है कि ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके लिए भी बहुत अच्छा है। सर समझ आ रही है? तो चेंज मैनेजमेंट में एक स्टेप होता है रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना। दूसरे नंबर पे चेंज मैनेजमेंट सिस्टम में होता है आप चेंज करें, जो जो चेंजेस हैं उसको पहले अप्रूव करें, ऑथराइज कराएं, टेस्ट कराएं और डॉक्यूमेंट होनी चाहिए बिफोर चेंज। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा है सिस्टम इंटीग्रेशन। सर जी सिस्टम इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब आपने नया कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है तो वो आपके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट होना चाहिए। हमारे पास टोटल वर्कर है यहाँ पे 26, वो जो नया गार्ड आया है क्या उस बंदे का नाम भी हमारे मुलाजमीन में आना चाहिए? यस और नो? आना चाहिए। उसकी ड्यूटी आवर डिसाइड होने चाहिए, उसकी सैलरी डिसाइड होनी चाहिए। अगले महीने जिन जिन लोगों को सैलरी देनी है उसमें वो वाला बंदा शामिल होना चाहिए। कोई हाँ ना करो, होना चाहिए ना। सर जी इसका मतलब है कि जो कंट्रोल मैंने लागू किया है उसको मैं अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करूं। ठीक हो गया सर जी? अब अगला पॉइंट आ गया ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस का मतलब है सर जी फिशिंग अटैक एक अटैक होता है, पता है ना आपको? सर जब लोग दूसरे किसी बंदे को ट्रिक करके उससे या मैलिशियस वेबसाइट पे लिंक पर क्लिक करा देते हैं या अपना कॉन्फिडेंशियल डाटा उसके साथ शेयर कर देते हैं। बहरहाल इन दोनों केसेस में ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इंश्योर दैट एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड आईटी। लोगों को पता होना चाहिए आईटी जनरल कंट्रोल्स का और इनको फॉलो करना चाहिए। सर जी एम्प्लॉय की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनका क्या रूल है, उनके रोल्स क्या हैं, उनकी एक्सेस कौन कौन सी चीजों की उनको एक्सेस है, चेंज मैनेजमेंट उन्होंने कैसे फॉलो करना है। सर ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईटी डिपार्टमेंट की कि वो लोगों को ट्रेन करें और अवेयरनेस दें। सर जी अवेयरनेस की कैंपेन्स होती हैं खास तौर पे किसके लिए? फिशिंग अवेयरनेस एक्सरसाइज। ये मैंने कल बड़ी डिटेल से बताया। वो कहता है अक्सर टीवी पर बैंक्स वाले भी इश्तिहार लगा रहे थे, हम कभी भी आपसे आपका 4 अंक वाला पासवर्ड नहीं मांगेंगे। और आप लोगों को और एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि आपसे कोई बंदा मरता मर जाए पासवर्ड पूछे आपने नहीं बताना। जिस बंदे को आप नहीं जानते उसके कहने पर किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना। सर जी
फिर अपडेट न्यू आईटी रिस्क एंड प्रोसीजर्स, ये सारी कैंपेन्स होती हैं बुनियादी तौर पे, और ये होती असल में इसलिए कि इंसान गलती करता है, ह्यूमन जो एरर करता है उसके वाले से उसको समझाया जाए। सर जी स्टेक होल्डर, अच्छा जब यहाँ पे आईटी में लव स्टेक होल्डर आता है ना, तो इससे मुराद होता है आईटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग जो उसको इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेक होल्डर अकाउंटिंग वाले स्टेक होल्डर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्टेक होल्डर से मुराद वो लोग हैं जो उस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं या उस सिस्टम से कनेक्टेड है, आईटी सिस्टम से कनेक्टेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो वेंडर्स भी हो सकते हैं, वो भी उस आईटी सिस्टम से कनेक्टेड है, सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं, पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो अंडरस्टैंड करें और कंप्लाई करें आईटी जनरल कंट्रोल्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर। सर जी इसका आखिरी पॉइंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कैमरा भी बड़ा चौकस HD वाला लग गया, ठीक हो गया, और LCD भी हमने 100 इंच वाली लगवा दी है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन मॉनिटरिंग करने वाले बंदे की आंख लग गई, वो जिस बंदे को स्क्रीन के सामने बिठाया है उसने कोई ऐसी दवाई खाई है कि उसको नींद आ गई। अब मसला ये है कि क्या ये सारी चीजें विदाउट मॉनिटरिंग इफेक्टिव नहीं है। सर याद रखिएगा निज़ाम बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको बरकरार रखना, उसको मॉनिटर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी आप मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसी वक्त ही मॉनिटरिंग करना रियल टाइम में, खास तौर पे ये वाला जो टूल है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, ये बुनियादी तौर पे ऐसा टूल है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन अनऑथराइज एक्सेस हुई, अनयूजुअल एक्टिविटीज और पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन रियल टाइम, उसी वक्त ही। सर असल बात तो ये है कि एक बंदा है और वो चोरी करके चला गया और हम बाद में कैमरे को देख रहे हैं, वो देखो वो लाल रुमाल वाला बंदा जा रहा है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी असल गेम अब ये है कि आपकी जो कैमरा रिकॉर्डिंग है वो पछतावे के अलावा भी तो आपको कुछ दे। यानी आप कैमरे से सिर्फ ये देखते हैं कि कंफर्म हो गई ये चोरी हुआ, हमने तो यही देखा भाई। अब वो कहते हैं नहीं, आईटी की दुनिया में नहीं, प्रोएक्टिव बिहेवियर होना चाहिए। प्रोएक्टिव पता क्या है यार, मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ी जेन्युइन बात है। यहां पर कूलर चोरी हुआ, कल मैंने आपको बताया था ना, जिस बंदे ने कूलर चोरी किया ना, वो 2 दिन पहले आकर ना उस कूलर का नलका चुरा के लेके गया था। अब जब नलका उसने चुराया था तो हमने कहा अच्छा यार नलका ले गया है, कोई बात नहीं है, दूसरा नलका नया ला के लगवा दिए। जो कूलर का नलका चुरा के लेके गया उस वक्त हमारा प्रोएक्टिव एक्शन कहता था कि अब आप सिक्योरिटी को ज्यादा अलर्ट करें, लेकिन हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 150 रुपये का नलका है, एक नलका और लगा दिया। वो जनाब 50,000 रुपये का कूलर ही उठा के ले गए। और सर समझ आ रही है, पहली बार वो सादा है था, अगली बार प्रो मैक्स आ गया। सर बात यह है कि प्रोएक्टिवली देखना, यहां पर रियल टाइम में सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा टूल है जो रियल टाइम में देखता है कि कौन सा बंदा अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, अनयूजुअल एक्टिविटीज एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन रियल टाइम। आप इमेजिन करें, समझाने के लिए बता रहा हूं, आपका एटीएम कार्ड गुम गया है और कोई बंदा एटीएम मशीन में गलत पासवर्ड डाल रहा है, एक बार डाला, दूसरी बार डाला, तीसरी बार जब उसने पासवर्ड डाला तो सामने कैमरे वाले ने तस्वीर खींची और जिस अकाउंट को वो एक्सेस कर रहा था वहां पर व्हाट्सएप कर दिया उस नंबर पर कि ये बंदा आपके एटीएम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। कोई गेम है या नहीं है? सर ये रियल टाइम में वो उसी टाइम में ये सब कर रहा हो। ये बेसिकली क्या है, अनऑथराइज एक्सेस करना, अनयूजुअल एक्टिविटीज और पोटेंशियल ब्रीचेस। यानी मिसाल के तौर पे आपको एक्सेस ही नहीं दी हुई, आप उसको जो एक्सेस नहीं दी हुई
वहां से आप कर रहे हैं, या आपको लाहौर में एक बंदा है उसको एक्सेस दी हुई, वो जब ईरान में जाकर फॉर एग्जांपल वही लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, तो ये बड़ा अनयूजुअल है, उसको डिटेक्ट करता है। और बेसिकली ये डिटेक्ट करने की वजह से ही वो, जब आप, मैंने शायद कल भी बताया था आपको कि मेरे अपने साथ ऐसा हुआ है कि मैं इराक में जाकर जब अपने फेसबुक को एक्सेस किया तो उसने मुझे 100 बार पूछा भैया आप हो कौन, अच्छा चलो बताओ, आपको मैं ईमेल करता हूँ उसको वेरीफाई कराओ। और मैंने जो आपको ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बढ़ाते हुए भी ये वाली एग्जांपल दी है, और बुनियादी तौर पे वो रियल टाइम में एक्सेस कर रहा होता है, रियल टाइम में देख रहा हुआ है कि ये अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, या अनऑथराइज एक्सेस हो रही है, या पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच है, तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करता है। सर जी रेगुलर ऑडिट एंड असेसमेंट, सर जी आप रेगुलर बेसिस पर चेक करें कि आपके आईटी सिस्टम इफेक्टिव है और वो क्या सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फिर तीसरे नंबर पे आ गया कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एज न्यू रिस्क एंड टेक्नोलॉजी इमर्ज आईटीजीसी मस्ट बी अपडेटेड। सर जी आपको याद रखिएगा ये वो मुसीबत है कि ऐसा नहीं है कि एक गल दसा, गल बड़ी दुख वाली है लेकिन मैं कह देना हूं, सर जी आप समझ रहे हैं ना कि आप सीए करेंगे उसके बाद जिंदगी बड़ी खुशगवार है, यकीन करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैं भी यही सोच के ही सीए किया था। सर असल में मसला पता क्या है, कॉन्टिन्यूअस अपडेशन आ रही है, कॉन्टिन्यूअस अपडेशन आ रही है। आप जिस टाइम पर सीए करेंगे ना तो आप अनेबल हो जाएंगे कि पैसे कमा सकें, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये तो एक नई बिगिनिंग है। अब आप कहेंगे यार अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूं कि अब मैं पैसे छाप सकता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अपने दोस्तों में भी कभी बैठा हूं तो मैं कहता हूं यार मैं आज भी सब कुछ नया सीखने को तैयार हूं, लेकिन आज सिर्फ मैं वो सीखूंगा जिससे मुझे को पैसा आएगा। मैं वैसे ही सत्ता मुर्तबा पोठोहार मैंने पढ़ लिया, मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था भाई, उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। अब तो आपको वो सीखना है जो जो आपको फायदा दे रहा है। सर जी इसी तरह आईटी में क्या है, आईटी में टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से अपग्रेड हो रही है। आपने बड़ा अच्छा जबरदस्त सिस्टम डेवलप कर दिया, लगा दिया, लेकिन क्या 6 माह बाद भी वो रेलेवेंट रहेगा? 6 माह बाद भी वो उतना इफेक्टिव रहेगा? 6 माह बाद कितने थ्रेट्स नए आगे होंगे? 6 माह बाद आपका सिस्टम क्या उतनी बेहतर तरीके से काम कर रहा होगा? और क्या वो सारे नए अटैक्स को क्या वो कॉम्बैट कर पाएगा? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं कर पाएगा। सर आपको क्या करना पड़ेगा? पॉलिसीज रिवाइज करनी पड़ेगी, एक्सेस कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, नई सिक्योरिटी टूल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपग्रेड रहें। सर जी इंसिडेंट रिस्पॉन्स रिपोर्टिंग एंड फीडबैक, जो इंसिडेंट होता है यार याद रखना, इंसिडेंट्स वाली बात इन्हें 6ठी बार की है आपके सामने। असल में इंसिडेंट की निचोड़ पता क्या है? जो भी इंसिडेंट होता है ना वो आपको बता देता है कि खराबी किधर है, कहां से अटैक हो जाना है, और फिर आपने क्या करना है उस इंसिडेंट रिपोर्टिंग की बेस पर अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है। सर जी अगर हमें पता चल जाए कि असल में इस दरवाजे से चोरी हो गई है, नहीं यहां से चोरी हुई, यहाँ एक बंदा था वो आया रात को ताला काट रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि यार मुझे सोने दो, क्यों तंग कर रहे हो, वो बंदा भाग गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाकया पेश आया है इसकी वजह से हमें एक इशारा मिल गया कि अब ये वाला दरवाजा सिक्योर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? गार्ड को कहना चाहिए कि यार तुम दिन के टाइम भी सो जाओ, क्योंकि रात को भी अगर सोने से ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी है तो फिर खड़े होने की क्या जरूरत है। यानी मीनिंग, अच्छा यहां पर अब हमें क्या करना है, हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, हमें इस दरवाजे को सिक्योर करना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो इंसिडेंट होता है ना इसको रिपोर्ट किया जाता है, कंट्रोल कहां फेल हुआ वो देखा जाता है, अनयूजुअल एक्टिविटीज देखी जाती है, और उस बेस पे अपने सिस्टम को क्या करना है, इंप्रूव करना है। लो सर ये सारी बातें मॉनिटरिंग एंड रिव्यू की थी। सर जी मैं आपके साथ चैलेंजेस की तरफ आने लगा हूं। बड़ी तेजी से आईटी एनवायरनमेंट बदल रहा है और आईटी एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सर जी हमारे पास डाइवर्स, जी मेरे जेहन में नमाज है,
आप जैसे 5 मिनट दें, मैं कल सारी असेसमेंट की थी कि कब नमाज की ब्रेक हो सकती है। सर जी इंटीग्रेशन अक्रॉस डाइवर्स सिस्टम। सर जी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, कोई एप्लीकेशन पुरानी है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, फिर आपने थर्ड पार्टी के साथ अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया होता है, इतनी ज्यादा चीजें हैं। सर जी आज डाटा IoT डिवाइसेस से भी तो आ रहा है, आपका अपना ऐप सिस्टम और एप्लीकेशन है वो भी तो है। सर जी आज तो मुख्तलिफ तरीकों से डाटा आ रहा है, तो इसकी वजह से इतना डाइवर्स सिस्टम आ गया है, इसमें इंटीग्रेशन करना और मेक श्योर करना कि आपकी इंफॉर्मेशन IT सिस्टम सिक्योर है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि आपके पास डाइवर्स सिस्टम है। सर जी एक तरफ आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक तरफ आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक तरफ आपके पास IoT डिवाइसेस है, एक तरफ आपके पास अपना प्रेमिसेस में सर्वर है, एक तरफ आपके पास अपनी ऐप है जिस ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। ये सारे सिस्टम अलग-अलग कंपनियों के बने हुए हैं, इस सारे सिस्टम में सिक्योरिटी को इंश्योर करना बड़ा चैलेंज है। यार लॉजिक पिक कर रहे हो, ये बात ज़हन में होगी, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि यार इसमें लिखा क्या हुआ है। भाई ये चैलेंज है, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ टाइम पे बने हुए हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, आप एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अप्लाई करना चाहते हैं तो पता चलता है, इंस्टॉल करते हैं तो पता चलता है आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम पर यह आ ही नहीं सकता, एग्जिस्टिंग सिस्टम पुराना है और एप्लीकेशन मॉडर्न है आपकी, वो कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये चीजें आती हैं। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से एडवांसमेंट आ रही है कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। आप हर रोज नए थ्रेट्स आ रहे हैं और उनके जवाब में नए अपडेट्स भी आ रही हैं एंटीवायरस की, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसको भी आपने ज़हन में रखना है। ये चैलेंज है सर जी। नई नई चीजें फिर महंगी भी हैं सर, रिसोर्स का भी मसला आ जाता है, बजट की लिमिटेशन भी आ जाती है। बाज़-औक़ात आपको वो बंदे ही नहीं मिल रहे होते जिनके पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज होती है। तीसरे नंबर पे IT सिस्टम, IT वाले बंदे अपने रूटीन का काम करें या वो आए रोज जो नए अटैक्स हो रहे हैं, जो नए थ्रेट्स आ रहे हैं उन पर वर्किंग करें, तो सर ये उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये 3 चीजें रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आए रोज नए न्यू टाइप्स ऑफ थ्रेट्स राइज होते रहते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। आपको पता है AI खुद बड़ी मदद करता है वायरस बनाने में, AI खुद बड़ी मदद करता है ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाने में। फिर उसके बाद उसका तोड़ कौन किसके पास है? वो भी AI के पास ही है। और सर समझ आ रहा है, ये पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि यूनिवर्सिटीज में बच्चे AI बेस्ड असाइनमेंट कराते, AI से असाइनमेंट्स बनवा के ले आते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये AI बेस्ड है, एक नया AI टूल बनाए, यानी उसको भी डिटेक्ट भी AI करेगा। तो सर इसी तरह ही फिर, और जब सारी चीजें इंक्रीजिंग अटैक फ्रीक्वेंसी, सर जी ये भी एक बड़ी बात है। पहले कभी कभी सुनते थे कि भाई थ्रेट है, अटैक है, आज ये रूटीन का मैटर हो गया है। साइबर अटैक्स आर हैपनिंग मोर फ्रीक्वेंटली, यानी आपके इर्द गिर्द में ऐसे 2-3 लोग जरूर होंगे जिनका व्हाट्सएप हैक हुआ है, या जिन पर, यानी मेरे अपने कजन्स में है जिनका व्हाट्सएप हैक हुआ है। और सर आदिफ का जो है वो जीमेल हैक हो गया था। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हमारे एक और दोस्त है, उनका फेसबुक हैक हो गया था, लेकिन वो तो बहुत ही बुरा हुआ था, वो किसी बंदे ने वीडियो से अजीब लगाने लग गया। यकीन करें, मैं वो टीचर का नाम नहीं बताता, शायद आप लोग जानते हो। इंक्रीजिंग नहीं सर, आतिफ नहीं, इंक्रीजिंग अटैक फ्रीक्वेंसी। सर या मैं ये बता रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ज्यादा हो गई। सर जी फ्रीक्वेंटली चेंजिंग रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंप्लाई विद। सर जी अब देखो मेरी बात सुनो, एक तरफ टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, उसकी वजह से रिस्क, और जब रिस्क और टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है तो लॉज एंड रेगुलेशन भी तब्दील हो रहे हैं। अच्छा बाज़-औक़ात आप तो कहते हैं चलो ठीक है यार हम तो अपने देसी तरीके से चलेंगे, ये लॉ वाले नहीं सुकून से बैठने देते। अब आपके FBI ने कह दिया जी आपकी जो इनवॉइस बन रही है वो FBI के साथ अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करो, और जो इनवॉइस आप बनाएंगे वो रियल टाइम में FBI के पास भी होनी चाहिए। अब आप जितने भी देसी तरीके से कारोबार कर रहे हैं, लॉ की कंप्लायंस करनी पड़ेगी या नहीं? यस और नो? इसके लिए मजबूरन आपको
इस कंप्लायंस के लिए फ्रीक्वेंटली चेंजिंग रेगुलेशन में वो कहता है लॉज एंड स्टैंडर्ड्स लेड टू डाटा प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चेंजेस रेगुलरली, और उसकी वजह से लॉज एंड उसके बाद आप अब आईटी का काम कर रहे हैं, वो कहता है लॉज एंड रेगुलेशन बड़ी तेजी से तब्दील होते हैं, आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। दूसरा, सर जी आप बैठे पाकिस्तान में हुए और काम आप कर रहे हैं यूके का, तो अब यहां पर क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस इशू आ जाता है। अब यूके वाले आपको काम देंगे जब आपकी यूके की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां पर क्रॉस बॉर्डर रिक्वायरमेंट भी होती है, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो डाटा से मुतल्लिक है उनको भी पूरा करना पड़ता है। तीसरा, महंगाई बड़ी हो गई। महंगाई से मुराद यह है कि सर पहले फाइन होता था 2000 रुपया, अब फाइन बहुत ज्यादा होने लग गया सर। वो कहता है हेफ्टी का वर्ड यूज किया हुआ है, हेफ्टी का मतलब होता है हैवी फाइन, लीगल पेनल्टीज, रेपुटेशनल डैमेजेस, ये काफी ज्यादा हो गए। और इस चैप्टर की आखिरी बात वो कहता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। यार देखो सिक्योरिटी कब आती है? वो कहता है हर चीज की एक स्टैंडर्डाइजेशन हो चीज की, उसके बाद हम सिक्योर करें। आप सब हमें पहले पता होना चाहिए बच्चा कहां से अंदर आएगा, फिर उसके बाद हम उस रास्ते की सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। तो भैया मसला ये कि एक तरफ तो मार दाड़ी है कि तेजी से तब्दीली आ रही है, अडेप्टिव हो, फ्लेक्सिबल हो, तब्दीली आ रही है। दूसरी तरफ आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो बाज़ औक़ात अगर आप बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं तो आप सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो आप अडेप्टिव नहीं रहते। क्या मतलब? एक एग्जांपल देता हूं। सर जी आपको रोड स्मूथ करनी है ताकि डाटा तेजी से फ्लो करे, लेकिन आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, जिसका मतलब है कि नाका लगा के पुलिस वाले हर गाड़ी को चेक करेगा। तो यहां तो आपको सिक्योरिटी चाहिए, तो फिर डाटा का फ्लो स्लो हो जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और अगर आपने डाटा के फ्लो को तेज करना है तो फिर सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो कहते हैं ये आपको ट्रेड ऑफ बैलेंस करना पड़ता है इन दोनों चीजों को। वो लिखा हुआ है बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ले सर